कैसे 2020 में मांझी दबाव बना रहे थे, मार दबाव मार दबाव मार दबाव, लास्ट में क्या हुआ? तेजस्वी ने कहा प्रणाम। ये दोनों इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, ये दोनों इस गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है। एनडीए गठबंधन मतलब केवल और केवल जदयू भाजपा। आपके अलावा अगर बात करें मुकेश सहनी की तो वो भाजपा की एलाए थे जी, ना कि वो आपके एलाए थे। आज भाजपा और उनके बीच जो कुछ भी हुआ उखाड़ कबाड़, उसमें नीतीश कुमार ने साथ दिया और आप तो लगातार मुलाकात करते थे, गार्जियन बनते थे मुकेश सहनी के, और आपने साथ दिया? नहीं दिया। आपने कहा कि वो उनका निजी मामला था, आपको आवश्यकता थी उस वक्त आवाज देने की, लेकिन आप आवाज नहीं दिए। और आज आप आवाज कब उठा रहे हैं? राज्यसभा चाहिए। ऐसा राजनीति कर रहे हैं कि जिस राजनीति का कोई मतलब उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं है, ना समाज के लिए उपयोगी हो पा रहे हैं। और क्या करते हैं? समाज का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए और ऊट पटांग मार। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कम समय में बिहार की सत्ता में आए और बाहर भी चले गए। बिहार में कई ऐसे दल भी हैं जो स्थापित थे लेकिन अचानक से उसके अंदर टूट हुई और खंड खंड बिखर गया। हम बात बिहार के उन राजनीतिक दलों की करेंगे एक बार जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आने के बाद सरकार में शामिल तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश बाहर चले गए। चिराग पासवान से अगर शुरू किया जाए तो मुकेश सहनी प्रकरण अभी ताजा मामला है, इसलिए कि सभी लोगों को याद होगा। चिराग पासवान वाला अगर भूल गए होंगे, मुकेश सहनी वाला याद होगा। अगर मुकेश सहनी भूल गए हैं तो मांझी के साथ होने वाला है वो आपको याद रहेगा। इसके पहले हम लोग बता देते हैं चीरफाड़ करके कि मांझी के साथ होने वाला क्या है। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों की वजह से विवाद में रहते हैं, भले ही वो कुछ करे ना करे लेकिन बयान दे देते हैं। जीतन राम मांझी अपने बातों पर कब तक टिक पाते हैं ये उनको भी पता नहीं होता है, और खास तौर पे जो बातें कहते हैं अगले दिन ही वो बातें पलट जाती हैं, या उनके बेटा नकार देते हैं या उनके प्रवक्ता नकार देते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब से सवाल रहेगा कि मांझी जैसा हाल जितना मांझी का होने वाला है, मुकेश सहनी जैसा हाल क्या लग रहा है? मांझी जैसा भी होने वाला है। हाँ। आप गलत नहीं बोले हैं, बस पर मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। आपने जो बोला है मांझी जैसा हाल होने वाला है, ये 2020 वाला मांझी जैसा होने वाला है। अच्छा। कैसे 2020 में मांझी दबाव बना रहे थे, मार दबाव मार दबाव मार दबाव, लास्ट में क्या हुआ? तेजस्वी ने कहा प्रणाम। आप रास्ता देख लीजिए अपना, मांझी जी आपको नहीं दे सकते हैं सीट। क्या हुआ? रातों रात भागना पड़ा। कहाँ भागे? नीतीश कुमार की शरण में। पानी पी पी के नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे, लास्ट में क्या करना पड़ा? मुख्यमंत्री से हटा दिया हमको। ये लास्ट में क्या करना पड़ा? उसी नीतीश कुमार के शरणों में गच्छा में उपेंद्र कुशवाहा मां नीतीश कुमार के खिलाफ इतना एजेंडा चला रहे थे, बाप रे बाप। अंत में क्या हुआ? नीतीश के शरण में। अच्छा, इस मामले में मुकेश सहनी है, उन्होंने नीतीश कुमार को कभी खराब बोला नहीं। विपक्ष में रहे, पक्ष में रहे, जब भी रहे सरकार की कमियों निकालिए। नीतीश कुमार कोई डिसीजन लेते हैं उसकी कमी निकालिए। व्यक्तिगत आक्षेप और व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहिए। आपको नीतीश कुमार ने बनाया बिहार का मुख्यमंत्री, आपके जगह बढ़िया बढ़िया लोग थे, आज सीपी सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन आप पे जिम्मेवारी दी तो आपको अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए था। जी। आपने क्या किया? कुछ नहीं। एक बार बीच में सवाल किया था कि हम भी 15 साल मुख्यमंत्री रहते तो हम गया के लिए ये कर देते वो कर देते, जितना मांझी कह रहे थे। पत्रकार ने सवाल विधायक तो है ना, पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया कि आप 15 महीना थे ना, क्या किया? तो उतना कम समय में कहाँ कुछ होता है। 15 महीने इनको बुझा भी नहीं किया होगा कि करे क्या, मुख्यमंत्री करता क्या है। क्या छोड़िए, जो भी इनको करना हो। बिहार की राजनीति में देखिए मांझी जी की स्थिति उस पार्टी की तरह है, उनके पार्टी की स्थिति जिसके कोई विधायक है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सदन में रिप्रेजेंटेशन और इन सब चीज़ों का। है विधायक है, बेटा है। हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूँ, समझिए। जो प्रभाव होना चाहिए किसी भी दल का गठबंधन में, वो प्रभाव इनका नहीं है, और ना ये मुकेश सहनी का था। आज भी कह रहे थे ना। इसका कारण ये है कि ये दोनों इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, ये दोनों इस गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है।
एनडीए गठबंधन मतलब केवल और केवल जदयू भाजपा। जी मैं ये किसी पूर्वाग्रह से नहीं बोल रहा, मैं ये जो स्पष्ट बातें हैं वो कह रहा हूं। आप मांझी जी, आप नीतीश कुमार के एलाई हैं, आप नीतीश कुमार के साथ हैं, ना कि भाजपा के साथ। आपके अलावा अगर बात करें मुकेश सहनी की, तो वो भाजपा की एलाई थे जी, ना कि वो आपके एलाई थे। आज भाजपा और उनके बीच जो कुछ भी हुआ उखाड़ कबाड़, उसमें नीतीश कुमार ने साथ दिया जी नहीं। और आप तो लगातार मुलाकात करते थे, गार्जियन बनते थे मुकेश सहनी के, और आपने साथ दिया? नहीं दिया। नहीं दिया। आपने कहा कि वो उनका निजी मामला था, आपको आवश्यकता थी उस वक्त आवाज देने की, लेकिन आप आवाज नहीं दिए। और आज आप आवाज कब उठा रहे हैं? राज्यसभा चाहिए, राज्यसभा दे भी दिया जाएगा, मांगेंगे जरूर कि दानिश रिजवान को भेजना है, लेकिन वहां भी उपाय कर लेंगे कोई ना कोई दूसरा, अपनी बहू को भेज देंगे, बेटी को भेज देंगे, दामाद को भेज देंगे, कर लेंगे उपाय। देखिए, बिहार में अगर आरोप लगता है कि पारिवारिक पार्टी है, परिवार में ही रहता, राजद पे हमेशा लगता रहा है, जी जी, प्रधानमंत्री जी भी आरोप लगा दिए, नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगता है, लेकिन मांझी जी तो पूर्णतः परिवारवाद में डूबे हुए हैं। आसपास देख लीजिए माहौल, ऐसा राजनीति कर रहे हैं कि जिस राजनीति का कोई मतलब उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं है, ना समाज के लिए उपयोगी हो पा रहे हैं, और क्या करते हैं, समाज का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए और ऊट पटांग मांग, उल जुल बयान, बार बार ब्राह्मणों को टारगेट कर देंगे, बार बार भूमिहारों को टारगेट कर देंगे। ठीक है भाई, हम ब्राह्मण हैं, कुछ बहुत पाप किए होंगे तब जाके ब्राह्मण बने हैं, और इसका बार बार रिमाइंड कराना आपका अच्छा नहीं लगता है। मैं 2 दिन पहले पंचनामा कर रहा था, जनक राम जी अपने फेसबुक पेज पर लिखते हैं जनक चमार, उनके बाप, उनके दादा, उनके परदादा चमार ही थे जी, और चमार जाति से आते थे। चमार केवल एक गाली नहीं है जिसे आपने बना दिया है। आज जनक चमार ने उस नाम को, उस टाइटल को एम्ब्रेस किया कि हाँ मेरे बाप दादा थे, मैं हूं। कोई कहने वाला, कोई उंगली उठाने वाला है क्या इस पे? क्या बाकी नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ वो बैठते नहीं है क्या? क्या उनको नीचे बिठाया जाता है क्या? किसी में हिम्मत है बिठा देने का? संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और इसका कभी भी फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते हैं जी। फायदा उठा के राजनीति में पद पर जरूर आ जाएंगे, लेकिन इसके चलते नहीं कहा जाता कि नाखून कटा के शहीद होना, कि नहीं मैं तो चमार जाति से आता हूं इसलिए। और कुछ लोगों ने कमेंट में लिख दिया कि आप जनक राम को जनक चमार कह रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को बोलते हैं। नहीं, सुनिए, आप नरेंद्र मोदी को नरेंद्र तेली नहीं कहते। भाई, मैं नरेंद्र मोदी को नरेंद्र तेली क्यों कहूं? उन्होंने अपना नाम नरेंद्र तेली नहीं लिखा है। और अगर मैं जनक चमार जी को जनक चमार कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि आपको जितनी बेचैनी हो रही है उसका रत्ती भर भी उनको परेशानी होती है। उनको अच्छा लगता होगा कि मेरा नाम लिया गया जी, और जिस परिप्रेक्ष्य में मैंने नाम लिया था वो तो और अच्छा था। खैर, इन चर्चाओं में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ कुछ जो कहना चाहता हूँ, साबित करना चाहता हूँ, वो शायद समझ में दर्शकों को आया होगा। बार बार किसी जाति विशेष को टारगेट करना, बिहार में कुछ पत्रकार पिटा जाते हैं, कुछ लोग पिटा जाते हैं, कोई 2 मिनट मांगता है, कोई 5 मिनट मांगता है, कोई आधा घंटा मांगता है। मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि आज तक पत्रकारिता में मेरे ऊपर हमला नहीं हुआ है। मैं लगातार सरकार की खिंचाई करता हूं, मैं विपक्ष की खिंचाई करता हूं, जो होता नहीं है कहीं, मैं वो भी करता हूं। सभी से मित्रता है, सभी बात करते हैं। हाँ, जब बातचीत होती है तो 2 बातें वो जरूर कहते हैं कि नहीं आप मुझ पर ज्यादा क्रिटिकल रहते हैं। तो मतलब ये सभी लोग मुझसे कहते हैं, आप ही नहीं कहते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं अरे आप तो हमारे खिलाफ ही हमेशा बोलते हैं, आपने तो जैसे लगता है कि पैसा ले रखा है राजद से। राजद वाले कहते हैं आप तो सत्ता पक्ष की दलाली करते हैं, आप सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं, आप नीतीश कुमार के, आप तो कहते हैं कि खुल के नीतीश कुमार के हम फैन हैं। नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि आपको नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, पैथोलॉजिकल दुश्मनी है, क्या है आपको? तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि हम एक पत्रकार हैं, हम विश्लेषण राजनीतिक रूप से करने। बिहार में अगर कमियां निकालने बैठ जाए तो रोज चाय वाला, पंचर वाला, ठेला वाला, खोलचा वाला रोज मिल जाएगा, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं जी। लेकिन खबरें वो नहीं है, खबरें राजनीतिक रूप से यहाँ जो जिसमें हमारी उपयोगिता कहीं ना कहीं है कि आखिर किस समाज को राजनीति में स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारा पद का ही खेल है। जो पद में पहुंच जाएगा, जो समाज को नेतृत्व मिल जाएगा, वो अपने लिए कार्य कर सकता है जी, अपने लिए प्रयोजन बना सकता है। आज मुकेश सहनी की लड़ाई मंत्री और विधायक बनने की नहीं है, वो मंत्री विधायक बनकर वहां से नीचे वापस आ गए, उसकी लड़ाई नहीं थी। मंत्री बनने के बाद भी लड़ रहे थे भाजपा से, क्यों लड़ रहे थे? समझिए इस बात को जी। इसीलिए मुकेश सहनी का इतना विरोध करने के बावजूद, इतना उनके खिलाफ बोलने के बावजूद भी मैं सम्मान कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज वो अगर लड़ाई लड़ रहा है व्यक्ति मंत्री पद पे होते हुए, तो वो समाज का रक्षण के लड़ रहा है जी। मांझी जी
जब आवश्यकता पड़ती है, जब दबाव बनाना होता है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, फलना चिल्ला चिल्ला सभा, अपर लोकसभा, तब ही वो राजनीति में आते हैं सामने। और बयान क्या देंगे? उटपटांग बयान देंगे। एक दबाव उन्होंने बना दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए तो नीतीश कुमार जी की भी होनी चाहिए। इसको लेकर सदन में आवाज उठाते हैं जी। लेकिन क्या करेंगे? मीडिया के सामने बयान दे देंगे। क्या मजबूरी थी? उस समय नीतीश कुमार पर भाजपा चढ़ रही थी और नीतीश कुमार से इनको बहुत सारा इंटरेस्ट था, इसलिए उस समय दबाव बना दिया। अब शुद्धतः आप जान लीजिए, इस वक्त बिहार में मंत्रिमंडल फेरबदल की बात चल रही है। किसी का भी विकेट गिर सकता है और किसी का भी नंबर लग सकता है। इनका विकेट गिरेगा क्या? मैं कह रहा हूं कि बदल सकता है कुछ भी। जदयू के भी लोगों का विकेट गिरने वाला है, भाजपा के लोगों का भी विकेट गिरने वाला है, कुछ सवर्ण चेहरों की इजाफा होगा इस मंत्रिमंडल में, तो इसमें कोई भी शहीद हो सकता है। पिछली बार एमएलसी वाले में मांगते रह गए मांझी जी, नहीं दिया भाजपा ने। आप समझ लीजिए ऐसा कि कैसे चालाक राजनीतिज्ञ हैं, मौकापरस्त राजनीतिज्ञ हैं। क्या करते हैं? जब इनको मौका मिल जाता है तो भाजपा पे दबाव बनाने लगते हैं, नीतीश पे दबाव लगते हैं और जब देखते हैं कि भाजपा मुकेश सहनी से जो करती है तो धीरे से पूछ खींच लेते हैं वापस कि हम तो इसमें ही नहीं। काहे नहीं लड़े एमएलसी वाले मामले पर? क्यों नहीं कहा नीतीश कुमार को कि आपने धोखा किया हमारे साथ? वो दे दीजिए अपने में से। क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं लड़े? सरकार गिराने की बात तब क्यों नहीं किसी ने की कि हम गिरा देंगे सरकार? अब तो भाजपा ने बंद कर दिया, अब क्या गिराएगा सरकार? अब क्या गिराएगी सरकार? और एक और बात जान लीजिए, ये आज जो दबाव बना रहे हैं राज्यसभा वाला, ये राज्यसभा के लिए नहीं है, आप भी जानते हैं, मंत्रिमंडल की बातें हैं। और आगे चल के आपने जो कहा कि एमएलसी एक तो इनको देना ही होगा। दानिश रिजवान इनके पार्टी को जितना समय देते हैं, जितना इनके साथ 24 घंटा रहते हैं, इनके बदले राजनीति करते हैं। बेहतर समझ रहे हैं आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? सारे फैसले लेना, बयान तय करना, इनके पुत्र को सामने कर दिया था तो मुंह से बोली नहीं निकलता है। खुद मांझी जी अल के बल बोलते हैं, हंसुआ के बिया खुरपी के गीत गाते हैं। पढ़ा लिखा वहाँ पे एक व्यक्ति समझदार बैठा हुआ है जिसे इन्होंने बहुत कुछ नहीं दिया है पॉलिटिकली आज तक जी। तो एक इनको मजबूरी है, इनको राज्यसभा इनके पास तो ऑप्शन था तो क्यों नहीं दिया? बेटा को भेज दिए। अरे इस बार भी हो सकता है कि ले उनके नाम पर, दानिश रिजवान के नाम पर, फिर किसी और को दे रहे हैं। एक सच्चाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दानिश रिजवान के नाम पर मिलता है, मिलता रहेगा और आगे भी इनकी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन सब जानते हैं, भाजपा अच्छे से जानती है, नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि ये परिवार से ऊपर नहीं उठेंगे। इनको अलादीन का चिराग मिल गया है जी। और उस अलादीन के चिराग को घिस घिस के यूज कर रहे हैं। खैर अपनी भी महत्वाकांक्षाएं दानिश जी की भी हो सकती है, लेकिन मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं घुसना, ना मुझे दोनों में लड़ाई लगवाने का इंटरेस्ट है। लेकिन दानिश रिजवान का एक ड्यू जो है उधार, वो इनको चुकता करना है। इसके लिए ये दबाव बना रहे हैं। ये नीतीश पर दबाव बना नहीं सकते हैं। ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने आज फैसला कर दिया, चालाकी से धीरे से दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब आरसीपी वाली तो इनको दे नहीं देंगे नीतीश कुमार, वो तो आग में हाथ डालने वाला बात हो जाएगा। वहाँ कोई चांस नहीं है। ई का फेरा में है कि भाजपा भी अनाउंस नहीं किया है, तो भाजपा वाले भी गुंजाइश ज्यादा इधर उधर करेंगे तो फिर जदयू विलय मत, इनको जदयू छोड़ देगा तो दोबारा चुनाव जीत पाएंगे गया से? मैं स्पष्ट चैलेंज देकर पूछ रहा हूँ, जीत पाएंगे दोबारा क्या? ये अकेले चुनाव लड़ दे तो जीत जाएंगे कहीं से? एक बार कोशिश किए थे ना भाजपा वाला, लहर में बहर गए, लहर में बहर गए, ढह गए, बिला गए, फिर वापसी नीतीश कुमार के साथ हुई इनकी। ये कभी इधर कभी उधर वाली राजनीति करते रहेंगे। इनको सत्ता में बने रहना है, उस मकान में रहना है जिसका किराया नहीं लगता है, उस मकान में रहना है जिसमें ऐश मौज और सारे नौकर चाकर मिलते हैं, उस मकान पर रहना जहाँ किराया और के साथ साथ आपको वेतन भी मिलता है, पेंशन भी मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है। ऐसा बयान बिना सिक्योरिटी के कोई देता नहीं है दोस्त। ऐसा ऐसा जो जहरीला बयान मुंह से निकल जाता है इनके, खूब खुश कर देते हैं। आठ मंच पे जो खड़े लोग हैं पीछे एकदम ब्रेन वॉश्ड हैं कि अरे सब गलती इस देश में जो हुई है ना वो ब्राह्मणों ने किया है। सारे मंदिरों को तोड़ दो, अब पता नहीं क्या निर्माण करो उसके जगह पर। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं ज्ञान व्यापी वाला नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या मंदिर और मस्जिद में भगवान अगर रहते तो ये रोड पे जो चल रहे हैं लोग, इनको कौन संभाल रहा है? सच्चाई यही है कि अगर आपके मन में ईश्वर है तो है, और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ बहुत, लेकिन मेरे मन में है। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मुझे भगवान शिव में बहुत आस्था है। लेकिन उस आस्था को चोट पहुँचाने की कोशिश अगर कोई व्यक्ति बार बार करेगा तो मैं ऐसे, हाँ मैंने एक और बात कहा था, मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि दोगली है इनकी विचारधारा
और दोगला है इनका जो ये राजनीति जो करते हैं। सच्चाई है, दोगला गाली नहीं है, लेकिन अगर गाली किसी को लगता तो लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोगला जो शब्द है वो इसलिए मैंने उपयोग किया था क्योंकि एक तरफ ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों को मैं क्या कहूँगा, उन्होंने हर जाति समाज को गाली दिया है, पूरे सवर्णों को गाली दिया, और उसके अलावा दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं धर्म नहीं मानता हूँ, धर्म सबसे बड़ा आडंबर है, सबसे बड़ा। और दूसरी तरफ वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन करने। अरे ऐसा ढोंग, ऐसा प्रपंच यही ना हो सकता है, बिहार में ही ना हो सकता है। ये लालू यादव गरीबों के नेता, लालू यादव गरीबों के नेता, लालू यादव धर्म और विचारधारा सबको तोड़ने वाले। पगला बाबा कौन है? पगला बाबा कौन है? कौन पगला बाबा जिससे मिलने आते थे लालू यादव को आशीर्वाद लेते थे? जदयू का एक एक नेता सेकुलरिज्म की बात करता है, और जानते तारापीठ और काशी और विश्वनाथ में जाके मुंडी झुकाता है जी। तस्वीर देखी जाके फेसबुक पर, भगवान के शरण में जाते हैं कि एमएलसी बना दीजिए भगवान, मंत्री बना दीजिए भगवान, चुनाव जीतने की क्षमता तो नहीं है, कैसे हूँ कुछ नीतीश कुमार का दया दृष्टि करा दीजिए। नीतीश कुमार मेहरबान तो गधा पहलवान, बिहार क्रांति में कई बार हुआ है और आगे भी होगा। मांझी जी भी उसी का एग्जाम्पल हैं, और आगे बढ़िए। अब तो कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी ने जो दबाव की कोशिश की है, ये दबाव राज्यसभा चुनाव को लेकर नहीं है, इसलिए कि जीतनराम मांझी जानते हैं कि राज्यसभा की हैसियत उनके पार्टी में किसी के पास नहीं है, और ना ही जीतनराम मांझी के पास है। राज्यसभा की हैसियत की अगर पार्टी बिहार में है तो जदयू, राजद, कांग्रेस और भाजपा है। इसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है बिहार में जिसकी हैसियत हो कि राज्यसभा तक पहुंच जाए। ये दबाव की राजनीति बिहार में सरकार में बने रहने के लिए है। हो सकता है जीतनराम मांझी को पता चल गया हो कि बेटे को मंत्रिमंडल से निकाला जा रहा हो सकता है जीतनराम मांझी को यह भी पता चल गया हो कि जो मंत्रालय मिला है, मंत्रालय में बदलाव हो जाएगा तो फिर अभी जो काम चल रहा है, जितने पेपर साइन हुए हैं, उसका पोल भी खुल सकता है। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर एक बार फिर से दबाव बनाई जा रही है। लेकिन भाजपा समझती है और नीतीश कुमार भी समझते हैं, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी वाला हाल जीतनराम मांझी का ना हो, इस बात की शंका हमें और बिहार की जनता को भी अब लगने लगी।